हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 104। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। हमने कहानी में अभी तक देखा था, रणवीर ने एक रुथलेस स्माइल के साथ क्रिस्टी को देखते हुए कहा, मैडम के अंदर कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है, तो अच्छी तरह से इसके जिस्म की आग को बुझा देना। डोंट लीव अंटिल सी इज कम्प्लीटली सर्टिफाइड, ताकि आइंदा से ये मर्दों पर डोरे न डालती फिरे। फिर नफरत भरी नजरों से क्रिस्टी के चेहरे के करीब झुकते हुए, इन फ्यूचर आल्सो इफ यू फील एन any such need, then directly go to me and tell me. I will make available for you someone who can fulfill your need. क्रिस्टी, रणवीर ने एक डेविल स्माइल की पास की और उस रूम से बाहर निकल गया। रणवीर, आई विल किल यू। रणवीर, आई विल किल यू। यू आर नॉट डूइंग दिस राइट। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्रिस्टी गुस्से से चिल्ला रही थी। रणवीर डेविल स्माइल के साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। क्रिस्टी की आवाज़ है तब तक उसके कानों में आती रही जब तक कि उसमें से एक आदमी ने रूम का डोर अंदर से बंद नहीं कर दिया। अब आगे रणवीर वापस आकर बार काउंटर पर बैठ गया। एक के बाद एक ड्रिंक करने लगा ताकि वेदांत उसके पास आकर बैठते हुए बोला, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई रणवीर? एवरीथिंग इज फाइन। रणवीर ने अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए उसे क्रिस्टी वाली बात बता दी तो वेदांत ने हैरानी से पूछा, वो कुछ ज़्यादा ही तेरे पीछे नहीं पड़ रही है? उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। मैं थोड़ा बच के ही रहना उससे। ऐसी औरत कब क्या कर जाए कुछ कह नहीं सकते। रणवीर ने ड्रिंक करते हुए ही कहा, कुछ नहीं कर पाएगी वो, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। फिलहाल उसकी बात छोड़ और एंजॉय करते हैं। तभी रुद्र भी वहाँ आ गया। तीनों ने ही एक साथ ही चेस किया और एक साथ ही पूरी ड्रिंक को एक साथ खाली किया। रुद्र, रणवीर, वेदांत तीनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से घर के लिए निकल गए। रणवीर जब अपने रूम में पहुंचा तो माही उस वक्त तक सो चुकी थी, पर इस वक्त सोफे पर ही सोई हुई थी, वो भी बैठे बैठे। रणवीर जानता था कि जब तक वो घर नहीं आएगा माही बेड पर बिल्कुल नहीं सोएगी और वो माही की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ था। रणवीर ने झुककर माही के फोरहेड को किस किया और पर ऐसे करते ही माही ने जल्दी से हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल दी। सामने रणवीर को देखकर माही सीधा बैठते हुए बोली, तुम आ गए रणवीर, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। रणवीर उसके बगल में ही बैठते हुए बोला, जानता हूँ जान कि तुम मेरा वेट कर रही होगी, पर तुम इस हालत में मेरा इंतजार मत किया करो और वक्त पर सो जाया करो। माही ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है तो क्या करूँ? रणवीर ने माही के बालों में अपनी अंगुलियां फिराते हुए कहा, देखो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी लेकर आया हूँ। आइसक्रीम को देखकर माही जल्दी से अपने हाथ से पैकेट लेते हुए बोली, वाह रणवीर, मुझे लगा तुम लेट होने की वजह से भूल जाओगे और फिर आइसक्रीम लाओगे ही नहीं। कहकर माही ने जल्दी से डिब्बे को खोला और आइसक्रीम खाने लगी। रणवीर ने माही के बगल में बैठकर बाल सहलाते हुए कहा, भला ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझसे कुछ मांगा हो और मैं ना लेकर आऊं? माही ने आइसक्रीम खाते हुए यही कहा, तुम्हें नहीं पता रणवीर, मुझे कितनी क्रेवी हो रही थी इस फ्लेवर की आइसक्रीम खाने की। पता है, दादी बता रही थी कि अगर तुम प्रेगनेंसी टाइम में कुछ भी खाने का मन करता है ना तो इसका मतलब वो तुम्हारे बेबी का मन है खाने का, तो इसका मतलब इस फ्लेवर की आइसक्रीम हमारा बेबी खाना चाहता है। तो रणवीर ने हंसते हुए कहा, रियली माही, ऐसा भी होता है? तो माही ने कहा, वाकई रणवीर, ऐसा होता है। अब देखो ना, जब हीर और माहिर मेरे पेट में थे तब मुझे भी ऐसा अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता था, कभी तो बिल्कुल खट्टा, कभी बिल्कुल मीठा। और देखो हीर और माहिर की चॉइस बिल्कुल वैसी ही है। माहिर को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है और हीर को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, तो हमारे बेबी पहले से ही अपनी पसंद बता देता है ताकि उसकी मॉम अपने उसके डैड से उसकी फेवरेट खाने की चीज़ें मंगवा सके। कहते हुए रणवीर ने प्यार से माही के पेट को सहलाया। माही ने अपने सिर में हिलाया और वापस आइसक्रीम खाने लगी। कुछ देर बाद जब माही को सर्टिफिकेशन सा मिला तो उसने बॉक्स को वापस टेबल पर रख दिया और कहा, अब जाकर सुकून मिला है, वरना मुझे तो अच्छे से नींद ही नहीं आ रही थी। चलो अब मैं सो रही हूँ और तुम भी जल्दी से चेंज करके सो जाओ। कहकर माही उबासी लेते हुए जैसे ही बेड की तरफ जाने लगी तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। रणवीर ने माही के पेट पर अपनी बाहें लपेट ली और माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी। रणवीर ने माही की नेक को किस करते हुए कहा, तुमने तो अच्छी ग्रेवी मिला ली माही, अब मुझे जो ग्रेवी हो रही है उसका क्या होगा? माही ने मुड़कर रणवीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम नहीं जो तुम्हें ग्रेवी होगी। रणवीर ने उसे पलटकर अपने सामने किया और कहा, आई एम क्रेविंग यू माही। कहकर माही के चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा। वो जैसे ही उसके होठों को छूने वाला था तभी माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो रणवीर ने अपने भौहें से कूदते हुए उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? तो माही ने रणवीर की शर्ट को स्मेल करना शुरू कर दिया और पूछा, ये तो किसी फीमेल परफ्यूम की स्मेल है ना रणवीर, और ये तुम्हारे कपड़ों से क्यों आ रही है? माही की बात सुनकर रणवीर ने अपने अंगूठे से अपने फोरहेड को रब किया और मन ही मन कहा, ओ गॉड, ये उस क्रिस्टी को मुझसे इतना चिपकने की जरूरत क्या थी? अब मैं माही को क्या बोलूँ? इसके अंदर का जग्गा जासूस हमेशा की ही गलत टाइम पर एक्टिव क्यों होता है? माही ने रणवीर के कॉलर को पकड़ा और थोड़ा गुस्से से पूछा, बोलो, जवाब दो ना, इसका मतलब तुम वाकई में किसी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे? क्यों रणवीर, मैं सच बोल रही हूँ ना, और उसी ही की परफ्यूम की स्मेल है ना? रणवीर ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, माही, तुम्हें पता है मैं क्लब गया था तो वहाँ कई सारी लड़कियां भी आती हैं, तो एक लड़की गलती से आकर मुझसे टकरा गई थी, हो सकता है उसकी वजह से स्मेल आ रही हो। माही ने उसे अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ रणवीर, सच सच बताओ कौन थी वो? तुमने क्या मुझसे इतना भोला भाला समझा हुआ है कि मैं तुम्हारी बातों को समझूँ ही ना?
मैं सब समझती हूँ। पहले तो कभी तुम्हारे कपड़ों से किसी और लड़की की परफ्यूम की स्मेल नहीं आई। माही किसी CEO की तरह रणवीर के से क्वेश्चन कर रही थी। रणवीर ने हंसते हुए कहा, माही बस भी करो, कहा ना एक लड़की आकर मुझसे टकरा गई थी। माही अब गुस्से से रणवीर की गोद से उतरी और कहा, अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? हमेशा तुम मुझे बुद्धू बनाते रहते हो। मैं बन जाऊंगी। कहते हुए माही रोंदू सी आवाज में बोली, रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने खड़े होकर जैसे ही माही का हाथ पकड़ा चाहा तभी माही पीछे हो गई और अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हें तुम्हारे पास भी नहीं आना, कहकर वो रणवीर की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। रणवीर ने अपना सिर ना में हिलाया। वो जानता था कि माही की हार्मोनिक चेंजिंग की वजह से मूड स्विंग से गुजर रही है। उसका मूड कभी ऐसा ही कभी अचानक चेंज हो जाता, इसीलिए वो कई बार छोटी छोटी बात को भी बतंगड़ बना लेती थी और कभी कभी तो बड़ी बड़ी बातों को भी बहुत लाइटली लेती थी। रणवीर ने आगे बढ़कर माही को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, जान, मैं बोल रहा हूँ ना, एक लड़की मुझसे टकरा गई थी, उसी की परफ्यूम की स्मेल होगी। तुम मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? तुम भी तो कई बार मेरे साथ क्लब गई हो ना, तुमने देखा नहीं वहाँ कई बार कितनी भीड़ होती है? तो ये सब तो नॉर्मल होता ही है ना। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, पक्का ना? तो रणवीर ने कहा, बिल्कुल पक्का। तो माही ने कहा, मेरे सर पर हाथ रखकर बोलो कि पक्का ये तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड की परफ्यूम की स्मेल नहीं है। तो रणवीर ने हार कर माही के सिर पर हाथ रखा और कहा, यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो उसकी परफ्यूम की स्मेल कहाँ से होगी? फिर माही ने स्माइल करते हुए कहा, अब ठीक है रणवीर, अब मन को सुकून मिला, कहकर माही रणवीर के सीने से लग गई। रणवीर ने हंसते हुए माही के बालों को चूमा और कहा, तुम दिन पर दिन बिल्कुल संकी मिजाजन होती जा रही हो। तो माही ने ऐसे ही सीने से लगे हुए कहा, अब जिसका पति इतना हैंडसम हो तो उसकी बीवी थोड़ी बहुत संकी मिजाजन तो होगी ही ना। क्या मुझे पता नहीं है कि कई लड़कियां तुम पर कैसे डोरे डालती रहती हैं? रणवीर ने माही को गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, पर उन्हें ये नहीं पता ना कि ये रणवीर तो पूरी तरह से माही का हो चुका है। अच्छा, अभी सो मत जाना, मेरा वेट करो, मैं अभी चेंज करके आ रहा हूँ, फिर मुझे अपनी क्रेवी भी तो मिटानी है ना, कहकर रणवीर वॉशरूम की तरफ चला गया। माही ने जल्दी से खुद को ऊपर से नीचे तक कवर करके आंख बंद कर ली, क्योंकि वो रणवीर के आने से पहले ही सोना चाहती थी। ऐसा हुआ भी, जब तक रणवीर वॉशरूम से बाहर आया माही गहरी नींद में सो चुकी थी। रणवीर भी समझ गया कि माही उससे बचने के लिए ही ये सब कर रही है। वो भी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और माही को खुद से पूरी तरह से चिपका लिया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रोज रोज तो मुझसे नहीं बच सकती ना मेरी जान, कहकर रणवीर ने माही के गाल पर किस किया और उसके अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर सुबह रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आया और डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अनीता जी से पूछा, मोम ये माही कहाँ गई? सुबह से नजर नहीं आ रही है। तो अनीता जी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, रणवीर, माही तुम्हारी दादी के साथ मंदिर गई हुई है, बस आती ही होगी, काफी देर हो गई है उन्हें गए हुए। तो रणवीर ने पूछा, वो लोग अकेले तो नहीं गए हैं ना, हमारे बॉडीगार्ड साथ में है ना? तो अनीता जी ने कहा, तुम चिंता मत करो रणवीर, हमारे बॉडीगार्ड उनके साथ ही हैं। अभी रणवीर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि अब तभी उसे सामने से माही और दादी साथ में आती हुई नजर आई। दादी ने माही का हाथ थामा हुआ था और माही ने के हाथ में पूजा की थाली पकड़ी हुई थी। रणवीर को देखकर माही ने स्माइल करते हुए कहा, रणवीर अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें तिलक लगा देती हूँ और प्रसाद भी ले जाओ। दादी अपने रूम की तरफ चली गई। माही ने रणवीर के माथे पर तिलक लगाया और थोड़ा सा प्रसाद उसके हाथों पर रखते हुए बोली, अच्छा शाम को जल्दी आना, देर मत करना। तो रणवीर ने भी माही के फोरहेड को चूमते हुए कहा, बिल्कुल जान, मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, अपना ख्याल रखना, कहकर रणवीर जैसे आगे बढ़ने लगा तभी मैन एंट्री पर खड़े हुए दो लोगों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बढ़ गई। तुम फिर से यहाँ? तभी माही ने पलट कर देखा तो वो भी सामने खड़े हुए लोगों को देखकर हैरान रह गई। तो कौन है सामने जो जिनको देखकर माही हैरान हो गई, ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइबर, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सामने ही जयंत अपने हाथों में अपने लगेज पकड़े हुए लटके हुए चेहरे के साथ उन दोनों को देख रहा था। रणवीर ने मन ही मन कहा, नॉट अगेन, ये मुसीबत फिर से यहाँ। वही माही उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, जयंत तुम यहाँ पर, तुम तो उज्जैन चले गए थे ना? जयंत आगे बढ़कर माही के गले लग गया और रोते हुए बोला, उसने मुझे धोखा दे दिया माही, वो एक नंबर की धोखेबाज निकली। वही जयंत को अपनी बीवी के गले लगे देखकर रणवीर की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। उसने आगे बढ़कर जयंत को माही से दूर करते हुए कहा, जयंत तुम क्या लड़की हो जो ऐसे गले लगकर लड़कियों की तरह रो रही हो? और अगर रोना है तो किसी और के गले लगकर रो, पर मेरी बीवी से दूर रहो। जयंत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जब किसी का दिल टूटता है ना जीजू, तो यही होता है, फिर क्या लड़की और क्या लड़का, बस गले लग के रोने का दिल करता है। मेरी सोनपरी भी मुझे धोखा देकर उठ गई। माही ने जयंत को पहले शांत रहने के लिए कहा और फिर उसके लेकर हॉल में आई और सोफे पर बैठाते हुए बोली, शांत हो जाओ जयंत, पहले ये बताओ क्या हुआ। अब तक अनीता जी भी वहाँ आ गई थी। उसने जब जयंत को ऐसे रोते हुए देखा तो पूछा, बेटा हुआ क्या, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तो जयंत ने रोते हुए ही कहा, मेरा दिल टूट गया आंटी जी, कहाँ तो मैं सोनपरी के साथ शादी करके घर बसाने के सपने देख रहा था और कहाँ वो मुझे छोड़कर चली गई। जयंत की बात सुनकर रणवीर ने मन ही मन कहा, यह तो होना ही था ना, डांस स्टी पर थी, लेकिन सोनपरी एक के साथ नहीं रह सकती वो। माही ने जयंत के पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, पर तुम तो उसे लेकर उज्जैन गए थे ना, और तुम्हारी दादी और तुम्हारा परिवार भी तो राजी हो गया था ना शादी के लिए, फिर क्या परेशानी आ गई थी? बस माही पूछ मत पूछ मेरे दुख भरी दास्तां, वरना तुम भी रोने लगोगे। जयंत ने दुखी सा चेहरा बनाते हुए कहा। तो रणवीर ने भी वही सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ तो मत पूछो ना, क्यों बेचारे का दिल दुखा रहे हो? ठीक है, हम तुमसे कभी कुछ नहीं पूछ रहे, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है।
1-2 दिन रहने के लिए आए हो ना, तो तुम तो 2 दिन यहाँ खाओ पियो मौज करो और निकलो यहाँ से। अनीता जी ने रणवीर को घूर कर देखा और कहा, ऐसे कौन बात करता है रणवीर, देख नहीं रहा बेचारा कितना दुखी है। जयंत ने भी अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, और नहीं तो क्या, पर जिंदगी आगे बढ़ने का नाम होती है जीजू। मैंने भी सोच लिया, अब मैं उसे भी काफ़ी अच्छी लड़की ढूंढ लूंगा अपने लिए, ताकि वो सोनपरी जल जल कर मर जाए। और इसमें आप मेरी मदद करेंगे ना? रणवीर ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा, एक बात बताओ सैंद, क्या हमने यहाँ पर मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है कि तेरे लिए सोनपरी ढूंढते फिरे? तुम ये काम उज्जैन में रहकर भी तो कर सकते हो ना। तभी जयंत ने कहा, मुझे दादी ने कहा है कि माही से कहना कि वो मेरे लिए लड़की ढूंढे, और माही बिल्कुल अपने जैसी लड़की ढूंढना। जयंत ने शर्माते हुए कहा। तो रणवीर ने उसे गुस्से से मन ही मन कहा, बड़ा कमीना है ये, मुझे जीजू बोलता है और मेरी ही बीबी पर लाइन मार रहा है। तुम बेटा एक बार यहाँ से बाहर निकल, तेरी शादी तो फिर से करवाता हूँ। तभी वेदांत में आते हुए कहा, अरे जयंत तुम यहाँ पर? तभी उसकी नज़र रणवीर पर गई, जो अजीब सी नज़रों से जयंत को घूर रहा था। वेदांत ने फिर रणवीर को टीज करने के इरादे से जयंत से कहा, अच्छा हुआ जयंत तुम यहाँ आ गई, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे रणवीर जीजू तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने गुस्से में वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूरा और मन ही मन कहा, ले मजे वेदांत, अब इस जयंत को तेरे पीछे ना लगाया ना तो मेरा नाम ही रणवीर नहीं। वहीं वेदांत की बात सुनकर तो जयंत एकदम से खुश हो गया। वो जल्दी से आकर रणवीर के बगल में बैठा और उसे टाइटली हक करते हुए कहा, मैं भी तो आपको बहुत मिस कर रहा था जीजू, आपको पता है आपकी याद तो मुझे नींद में भी आती है। कहकर जयंत ने अपना सिर रणवीर के कंधे पर टिका लिया। जयंत की यह हरकत देखकर माही और वेदांत को बड़ी हंसी आ रही थी। वहीं रणवीर ने जयंत को दूर धकेलते हुए कहा, ये तेरी लड़कियों वाली जो आदत है ना, पहले इसको सुधार ले, तब जाकर तुझे कोई लड़की मिलेगी। जब देखो बात बात पर लड़कियों की तरह चिपकता ही रहता है। रणवीर खड़े होते हुए बोला, अजीब नौटंकी लगा रखी है यहाँ पर। कहकर वो वहां से निकल गया। वहीं माही और वेदांत को तो मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। जयंत ने कंफ्यूजन से पूछा, अब मैंने क्या किया? तो वेदांत ने कहा, नहीं जयंत तुमने कुछ भी नहीं किया। वो क्या है ना, तुम्हारा इतना एक्स्ट्रा प्यार रणवीर को बर्दाश्त नहीं हो पाया है, पर वो प्यार भी तुमसे बहुत करता है, बस थोड़ा नाराज हो गया। वो क्या है ना कि तुम ऐसे बिना बताए चले गए थे ना, तो बस इसी वजह से। तो जयंत ने कहा, वो तो ये बात है, ठीक है मैं मना ही लूंगा अपने जीजू को। ठीक है जयंत तुम यहाँ रहो, हम लोग शाम को मिलते हैं, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है ना। कहकर वेदांत जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो जयंत जल्दी से खड़ा होकर वेदांत के पास आया और बोला, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूँ? तो वेदांत ने पूछा, तुम वहाँ क्या करोगे? तो जयंत ने कहा, अब मैं खाली घर बैठे बैठे क्या करूँगा, ऑफिस में मेरा मन तो लग रहेगा ना। तो माही ने भी कहा, हाँ वेदांत ले जाओ ना इसे, थोड़ा बहुत काम भी सीख लेगा। अनीता जी ने भी माही की बात का समर्थन किया और कहा, हाँ वेदांत ले जाओ घर में, तो ये बोर हो जाएगा ना। ठीक है चलो। कहकर वेदांत वहां से आगे बढ़ गया। जयंत ने भी पीछे मुड़कर अनीता जी और माही को बाइक बोला और वेदांत के पीछे पीछे चल गया। मैम रणवीर रॉय कपूर ने जहाँ पर बॉस को कैद करके रखा है वहाँ पर सख्त पहरा है, जिसे भेजना इतना आसान नहीं होगा। क्रिस्टी के सामने खड़े हुए एक आदमी ने कहा। क्रिस्टी ने अपनी रोलिंग चेयर पर हल्का सा रोल करते हुए कहा, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, अपने जितने भी आदमी इकट्ठे कर सकते हो करो, पर किसी भी तरह से अस्तव को उसकी कैद से रिहा करो, क्योंकि अस्तव का आज़ाद होना बहुत जरूरी है। पर मैम, उस आदमी ने कुछ कहा ना चाहा तो क्रिस्टी ने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, पर कुछ नहीं, व्हाट रिजल्ट, जो कहा है वो करो। वो आदमी सर झुकाए बाहर खड़ा रहा और चला गया। तुमने क्या सोचा रणवीर कि अगर अस्तव यहाँ नहीं है तो ये क्रिस्टी कुछ कर नहीं पाएगी? तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसे इतनी आसानी से भूलूंगी नहीं। क्रिस्टी ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा। रणवीर अपने केबिन में बैठे हुए किसी फाइल को रीड कर रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने फाइल देखते हुए यही कहा, कम इन। तभी श्रुति अंदर आई। श्रुति ने रणवीर को ग्रीट किया और फिर डेस्क पर एक फाइल रखते हुए कहा, सर ये उस प्रोजेक्ट की फाइल है जिसे माही मैम हैंडल कर रही थी, इस पर उन्हीं की साइन चाहिए थी। तो रणवीर ने उस फाइल को खोलकर देखा और कहा, एक काम करो श्रुति, तुम घर जाकर माही के सिग्नेचर इस पर ले लो। श्रुति ने हाँ में सिर हिलाया और फाइल को उठाते हुए कहा, सर आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो, क्या पूछना है? रणवीर ने फाइल को देखते हुए यही कहा। श्रुति ने पूछा, वो मैम ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रेजेंटेशन तैयार किया था, इसे अब कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो रणवीर ने कहा, माही ने बड़ी मेहनत से इसे प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, तो माही ही इस रिप्रेजेंट करेगी। फिलहाल मीटिंग कब है? तो श्रुति ने कहा, 2 दिन बाद। रणवीर ने कहा, ठीक है, माही उस दिन ऑफिस आ जाएगी। फिलहाल तो इस फाइल पर सिग्नेचर करवा कर इस फाइल को सबमिट कर दो। श्रुति ने हाँ में सिर हिलाया और केबिन से बाहर गई। श्रुति अभी बाहर गई ही थी कि तभी केबिन का डोर एक बार फिर खुला। रणवीर ने बिना देखे हुए कहा, क्या हुआ श्रुति, कुछ और भी रह गया क्या? तभी जयंत ने अंदर आते हुए कहा, अरे नहीं जीजू, मैं तो बस आपसे बात करने आया था, मेरे टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोचा थोड़ा आपसे ही बात कर लूं। रणवीर ने नजर उठाकर जयंत की तरह देखा और फाइल को डेस्क पर पटकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे बिना मेरी परमिशन के मेरे केबिन में क्यों आए हो? जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पहली बार आपके ऑफिस में आया हूँ और आप ऐसे डांट रहे हो, ये बात सही नहीं है। मैं अभी जाकर माही को ये बताऊंगा। तुम मेरी शिकायत मेरी बीवी से करोगे जयंत? रणवीर ने कहा। तो जयंत ने उसे सामने चेयर पर बैठते हुए कहा, आपकी बीवी मेरी दोस्त भी तो है ना, बचपन साथ गुजरा है हमने। अच्छा वैसे वो सब छोड़ो, ये लड़की कौन थी जो अभी अभी इस रूम से बाहर गई? रणवीर ने अब उसे खा जाने वाली नजर से घूरा और कहा, तुम्हें इसे क्या मतलब? तो जयंत ने शर्माते हुए कहा, वैसे लड़की काफ़ी सुशील है और संस्कारी लग रही है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। रणवीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को
उसे ऊपर फेंकते हुए कहा, एक तो मेरे सामने ये लड़कियों की तरह सरमाया मत करो, दूसरा वो लड़की उस टाइप की नहीं है, बहुत सीधी सादी है, और खबरदार जो इस पर लाइन मारी तो। रणवीर का फेंका हुआ पेन सीधा जयंत के सिर पर लगा। जयंत ने अपना सिर रब करते हुए कहा, आप हर बार क्यों मेरे प्यार के दुश्मन बन जाते हैं? उस लड़की को देखकर अब सच्ची वाला प्यार हुआ है मुझे, वो कहते हैं ना पहली नज़र वाला प्यार। रणवीर ने पेपर वेट को उठाया और उसे मारने की एक्टिंग करते हुए कहा, चुपचाप अभी इसी के वक्त मेरे केबिन से बाहर निकलो, वरना इसी पेपर वेट को तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जयंत, जब भी आते हो हमेशा मेरा दिमाग खराब करते हो। जयंत तो डर कर जल्दी से चेयर से खड़ा हो गया और हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए, हाँ उसको प्लीज़ रख दीजिए, इससे मुझे बड़ी जोर से लगेगी। तो रणवीर ने अपने दूसरे हाथ से उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, तो निकलो यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जयंत ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, ठीक है जीजू, मैं तो आपको इतना प्यार करता हूँ, पर आप मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करते। जयंत की बात सुनकर रणवीर का तो मन हो रहा था कि इस पेपर वेट को वो अपने सिर पर फोड़ ले, क्योंकि जयंत कभी कभी ऐसा बिहेव करता था जैसे वो रणवीर का साला नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो दोस्तों, इसी के लिए एक लाइक तो बनता है। सनाया रात के वक्त बालकनी में काउच पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही थी। बेबी अभी तक सो चुकी थी, आरव भी अपने रूम में सो रहा था। अनिरुद्ध अभी तक घर नहीं लौटा था, इसीलिए टाइम पास करने के लिए सनाया कोई नोवेल पढ़ रही थी। सनाया ने अपना फ़ोन चेक किया तो टाइम देखा, रात के 11 बज चुके थे। सनाया ने नोवेल को साइड में रखे और फ़ोन में अनिरुद्ध का नंबर डायल कर दिया। वैसे तो अनिरुद्ध ने कहा ही था कि वो एक बिजनेस पार्टी में गया हुआ है, इसीलिए आने में देरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सनाया ने एक बार उसे फ़ोन करके पूछना सही समझा कि वो कब तक वापस आने वाला है। 1-2 दिन के बाद ही अनिरुद्ध ने फ़ोन पिक कर लिया। सनाया ने पूछा, अनिरुद्ध 11 बज चुके हैं, तुम कब तक आने वाले हो? तो अनिरुद्ध जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने कहा, बस स्वीट हार्ट, मैं रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सनाया ने सवाल करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सनाया ने फ़ोन साइड में रखा और रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ उस पर टिकाकर सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। उसने अनिरुद्ध के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन डिलीवरी के वक्त कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इस वजह से उसे रिकवर होने में काफ़ी वक्त लगा। इसी वजह से अनिरुद्ध भी अभी तक उसके करीब नहीं आया था। उसने सनाया से कहा कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो, हम अगला स्टेप नहीं उठाएंगे। सनाया को कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था कि अनिरुद्ध उसका कितना ख्याल रखता था। कहाँ तो उसे अनिरुद्ध के बारे में सुना था कि हर रात उसके साथ एक नई लड़की होती थी, और कहाँ आज अनिरुद्ध इतने महीनों से बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ रहता था। अगर वो चाहता तो अपना हक ले सकता था, लेकिन अनिरुद्ध ने सनाया की मर्जी की रिस्पेक्ट की थी, इसीलिए उसने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। और यही वजह थी कि सनाया के दिल में अनिरुद्ध के लिए दिन पर दिन इज्जत बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अनिरुद्ध ने आरव के लिए जो किया उसने उसे पूरी तरह से जीत ही लिया था। सनाया को ये बात समझ नहीं आई थी कि उसे अनिरुद्ध से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। शायद वो गॉड का दिया हुआ एक तोहफा ही था कि अनिरुद्ध उसकी ज़िंदगी में आया। सोचते हुए सनाया के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अपने रूम में आई और शॉवर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ गई। सनाया अभी शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि तभी उसकी नज़र सोफे की तरफ गई, जहाँ पर अनिरुद्ध सोफे पर बैठा हुआ अपना फ़ोन चला रहा था। उसे अपना कोट निकालकर सोफे पर रखा हुआ था। इस वक्त वह सिर्फ एक वाइट शर्ट और डार्क ब्लू पैंट में ही था। अनिरुद्ध की नज़र भी सनाया की तरफ गई, जिसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था। बाथरोब सनाया की थाई तक ही आ रहा था, इसमें सनाया के पैर साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर अनिरुद्ध के दिल में एक हलचल सी महसूस हुई। सनाया ने जब अनिरुद्ध की नज़रों को देखा तो शर्मा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शर्म की वजह से उसकी गाल बिल्कुल लाल हो गए थे और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अनिरुद्ध की पर्सनालिटी भी काफ़ी स्मार्ट और ड्रेसिंग थी। आखिरकार उसके पीछे भी कई लड़कियां दीवानी थी, ऐसे ही नहीं वो हर रात लड़की को इम्प्रेस कर पाता था, और ये बात सनाया भी जानती थी। अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम सनाया की तरफ बढ़ा दिया। सनाया जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी हुई थी, वो अनिरुद्ध के अपनी तरफ बढ़ते कदमों को सुन पा रही थी कि कैसे अनिरुद्ध उसके करीब आ रहा है, और यह महसूस कर सनाया ने अपने बाथरूम को अपनी मुट्ठी में भर लिया। हलचल तो उसके दिल में भी हो रही थी। अनिरुद्ध ने सनाया के पीछे आकर उसकी कमर को अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम अब तक सो चुकी होगी, क्या तुम मेरा ही वेट कर रही थी? सनाया ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिला दिया। सनाया ने भले ही अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था, लेकिन उसकी बढ़ी हुई दिल की धड़कनों की आवाज़ अनिरुद्ध भी सुन पा रहा था, जिसे महसूस करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने सनाया को पलट कर अपने सामने किया और फिर उसकी चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो सनाया? क्या आज कुछ खास है? सनाया ने अपने मन की फीलिंग को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, तो कुछ भी खास नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा अनिरुद्ध? कहते हुए सनाया दूसरी तरफ देख रही थी। वो शर्म की वजह से अनिरुद्ध की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी, जैसे उसे डर हो कि अनिरुद्ध उसकी आंखों के जरिए उसके दिल का हाल समझ जाए। लेकिन अनिरुद्ध तो उसकी गुलाबी होते गालों को देखकर ही समझ गया था कि सनाया के दिल में इस वक्त क्या फीलिंग उमड़ रही है। उसने झुककर सनाया के गालों पर किस किया और कहा, तुम भले ही मुझे ना बताओ, पर मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और क्या महसूस कर रही हो। सनाया ने शर्मा कर अपना सिर अनिरुद्ध के सीने में रखा और कहा, तुम मुझे छेड़ना बंद करो। सनाया को इतना ज़्यादा शर्माता देखकर अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके सिर को चूमते हुए कहा, तुम भले ही मुझे कुछ ना बताओ, पर तुम्हारा दिल का हाल मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम मेरा ही वेट करो, मैं बस शावर लेकर आया।
कहकर अनिरुद्ध ने उसे छोड़ा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सनाया ने भी अपने सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ओ गॉड, मुझे ये क्या हो गया था, मेरी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी। फिर उसने अपने सिर को टैप करते हुए कहा, नहीं सनाया, आज तुझे अनिरुद्ध और अपने बीच की दूरियां खत्म करनी ही होंगी। चल जल्दी से रेडी हो जा। कहकर सनाया चेंजिंग रूम की तरफ गई। कुछ देर बाद अनिरुद्ध कमर पर टॉवल लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र जैसे ही बेड पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सनाया ने एक बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी पहनी हुई थी जो शॉर्ट थी और उसकी थाई तक की आ रही थी। उस हॉट रेड नाइटी में सनाया तो कहर लग रही थी। सनाया, आज क्या मेरी जान लेने का इरादा है कि पूरी तैयारी के साथ बैठी हो? अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा तो सनाया भी एक अदा के साथ चलती हुई उसके पास आई और उसके सीने पर अंगुलियां फेरते हुए बोली, बस कुछ ऐसा ही समझो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को तो हैरानी हो रही थी कि जहाँ कुछ देर पहले तक सनाया उसके सामने इतना शर्मा रही थी, अब एकदम से बोल्ड अवतार में उसके सामने थी। वहीं ये तो सनाया ही जानती थी कि उसने कितनी हिम्मत जुटाई थी इन सब के लिए, पर अब उसके अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से रेडी कर लिया था कि वह आज पूरी तरह से अनिरुद्ध को हो जाएगी। अनिरुद्ध ने सनाया की कमर थाम उसे अपने करीब किया और उसके कान के करीब आते हुए कहा, तो क्या तुम इन सब के लिए पूरी तरह से तैयार हो? सनाया, देखो, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहता। सनाया ने अनिरुद्ध के होठों पर अपनी अंगुली रखा और कहा, बस अनिरुद्ध, और कुछ मत बोलो। हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तुम्हारी होना चाहती हूँ और आज की रात में हम दोनों की बीच की दूरियां मिटा देना चाहती हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनिरुद्ध को अंदर से इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सनाया के बालों को पीछे से पकड़कर अपना चेहरा ऊपर किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ ही देर के बाद दोनों ही एक दूसरे को पूरी शिद्दत से साथ महसूस कर रहे थे। अनिरुद्ध की गहरी सांसें और सनाया की मदहोशी भरी सिसकियां दोनों आपस में खुलकर उस रूम के माहौल को बहुत ही ज्यादा हॉट बना रही थी। आखिर उन दोनों का प्यार मुकम्मल जो हो गया था। आखिर दोनों का रिश्ता जाने कितने उतार चढ़ाव से होकर गुजरा था और जाने कितनी भी आजमाइशों को पार किया था, तब जाकर दोनों एक हो पाए थे। पर यह भी था कि दोनों ने दूसरे को पूरी तन मन से अपनाया था, कभी ना जुदा होने के लिए। दूसरा दिन सुबह के वक्त बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों की नींद एकदम से खुली। सनाया अनिरुद्ध के सीने पर लगी हुई सो रही थी। वो दोनों ने ही उनकी नींद आंखों में बेड की साइड में रखे हुए झूले की तरफ देखा, जहां उसकी नन्ही सी परी अपने हाथ पांव हिलाते हुए अपनी माँ को पुकार रही थी। अपनी बेबी को देखकर सनाया और अनिरुद्ध ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के ही चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अनिरुद्ध ने सनाया के फोरहेड पर किस किया और कहा, जाओ तुम जाकर चेंज कर लो, तब तक बेबी को मैं संभालता हूँ। सनाया ने भी अनिरुद्ध के गाल पर किस किया और पतली सी चादर को अपनी चारों तरफ लपेटे बेड से उठ गई। अनिरुद्ध ने अपना लोवर पहना और जाकर बेबी को अपनी गोद में उठा लिया। अपने डैड की गोद में आकर बेबी एकदम से चुप हो गई। अनिरुद्ध ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसकी बेबी को बैग को रब करने लगा। आज अनिरुद्ध के फेस पर भी एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। कुछ देर में चेंज करने के बाद सनाया बाहर आई और उसने बेबी को संभाल लिया। वेदांश दादी के रूम में ही उसके पेट पर लेटा हुआ था। वहीं दादी उसे झुंझुना बजाकर खिला रही थी और उसे अलग अलग प्यारे प्यारे नाम से भी बुला रही थी। माही, जो दादी के पास ही लेटी हुई वेदांश की क्यूट सी हरकतों को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसने दादी से पूछा, दादी, इतने सारे नाम, क्या आपने अपने पोते और पोती के भी ऐसे ही नाम रखे हुए थे? तो दादी ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मैं सभी के ही ऐसे ही प्यारे प्यारे नाम रखे हुए थे। तभी प्रिया, जो कुछ देर पहले ही रूम में आई थी, वो दादी के पास बैठते हुए बोली, अच्छा दादी, हमें बताओ ना, आपने सबके क्या क्या नाम रखे हुए थे? तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बताती हूँ, रुको जरा, पहले पानी तो पी लूँ। कहकर दादी ने साइड टेबल पर ही रखे हुए पानी के गिलास से पानी पिया और वापस गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैंने सभी के नाम उसके स्वभाव के अनुसार ही रखे थे। जैसे रुद्र बचपन में ज़्यादा शैतान नहीं था, लेकिन जो रणवीर है ना, उसके साथ रहकर वो शैतान हो गया था। जब रुद्र बहुत छोटा था ना, उस वक्त तो बहुत ही भोला भाला था, इसीलिए मैं उसे भोला भंडारी कहती थी। वहीं काव्या को सब पर हुक्म चलाने का बड़ा शौक था। अपनी क्लास में भी वह क्या कहते हैं, हाँ, मोनिटर रहती थी, इसीलिए हमेशा रोब में रहती थी। इसीलिए मैं उसे हिटलर दीदी कहती थी। और हमारी रूही, वो पूरा दिन बस इधर से उधर फुदकती ही रहती थी, बिल्कुल चिड़िया की तरह। तभी तो मैं उसे सोन चिड़िया कहती थी। माही ने एक्साइटमेंट में पूछा, और रणवीर का क्या नाम रखा था आपने? दादी ने हंसते हुए कहा, उसका कोई एक नाम हो तो बताऊं, पर ज़्यादातर मैं उसे गोलू कहती थी, क्योंकि जब रणवीर छोटा था तो बिल्कुल गोलू मोलू सा ही था और शरारती भी बहुत करता था। माही को यकीन नहीं हुआ कि रणवीर, जो अपनी फिजिक्स को लेकर इतना एवर रहता है, वो बचपन में गोलू मोलू बच्चा रहा होगा। दादी, रणवीर गोलू मोलू थे? वैसे कितना क्यूट नाम है ना, माही ने कहा। तो दादी ने कहा, रुक, मैं तुझे उसके बचपन की तस्वीर दिखाती हूँ। कहकर दादी ने बेड से उठी और अपनी छड़ी के सहारे अपनी अलमारी तक आई। फिर दादी ने अपनी अलमारी खोलकर प्रिया से कहा, प्रिया, जरा इधर आओ बेटा, ये जो नीचे बॉक्स रखा हुआ है, जरा इसे उठाओ, मुझे झुका नहीं जाएगा। तो प्रिया जल्दी से दादी के पास आई और कहा, ठीक है दादी। उसने झुककर उस बॉक्स को उठा लिया और ले जाकर बेड पर रख दिया। दादी भी छड़ी के सहारे चलते हुए बेड तक आई और वापस बेड पर अपनी जगह बैठते हुए बोली, अब तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारे पति की फोटो, मैंने सब सवाल के रखा हुआ है। प्रिया और माही दोनों ही एक्साइटमेंट में बॉक्स को देखने लगी। दादी ने अपने पिटारे को खोला और उसमें से कई सारी यादें का खजाना निकला। इस पिटारे में एक लंबा एल्बम था। दादी ने बड़े प्यार से एल्बम को निकाला और रणवीर खोलकर दिखने लगी, ये देखो, इसमें
मैंने अपने सभी पोते पोतियों की यादों को संभाल के रखा हुआ है, कहकर दादी ने एल्बम खोली। माही और प्रिया एक्साइटमेंट के साथ उस एल्बम को देख रही थी। दादी एक एक फोटो पर हाथ रखकर बताती जा रही थी कि ये रुद्र है, ये रणवीर है। रणवीर वाकई में बचपन में काफी गोलू मोलू और क्यूट था। माही ने हंसते हुए कहा, दादी ये तो वाकई में बहुत क्यूट है और शायद शकल से शरारती भी लग रहे हैं। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ माही, मेरा सब बच्चों में सबसे ज्यादा शरारती रणवीर ही रहा है। इसने कभी एक जगह टिककर बैठना सीखा ही नहीं था। एक दिन भर कोई ना कोई शैतानी करता ही रहता था और प्रिया फिर अनीता से मार खाता था और अनीता की मार से बचने के लिए अक्सर मेरे कमरे में आकर चुप जाया करता था या फिर मुझे मस्का लगाया करता था कि किस तरह से मैं अनीता की मार से उसे बचा लूं। यह कहते हुए दादी हंसने लगी। माही ने दादी से कहा, दादी इस फोटो को मैं अपने पास रख लूं? तो दादी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल रख सकती हो माही। तो माही ने आराम से उस फोटो को एल्बम से निकाल लिया। तो प्रिया ने एक और छोटे से बच्चे के ऊपर आप अपनी अंगुली रखते हुए कहा, दादी ये कौन है? ये तो बिल्कुल रणवीर जीजू से मिलता जुलता लग रहा है। तो दादी ने हंसते हुए कहा, अरे अपने पति को नहीं पहचानी? ये वेदांत है। वेदांत और रणवीर बचपन में बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वेदांत ज्यादातर हमारे घर ही रहता था। अनीता ने ही ज्यादातर वेदांत की परवरिश की है, इसीलिए वो अपनी माँ से ज्यादा अनीता से क्लोज है। प्रिया ने खुश होते हुए कहा, दादी मैं वेदांत की ये वाली फोटो ले लूं? तो दादी ने कहा, ठीक है ले लो, पर संभाल के रखना, ये मेरे बच्चों की याद है, बहुत ही खूबसूरत यादें। प्रिया ने भी संभाल कर उस फोटो को निकाल लिया। फिर फोटो को देखते हुए कहा, दादी आपने वेदांत का नाम नहीं बताया, इनका क्या नाम था? तो दादी ने कहा, वेदांत को तो मैं प्यार से मंगलू कहती थी। क्या मंगलू? प्रिया ने हैरानी से पूछा। तो दादी ने कहा, अरे मंगलवार को जो पैदा हुआ था, तो तुम्हें पता है, वेदांत की दादी भी इसे मंगलू ही कहती थी। दादी की बात सुनकर प्रिया और माही का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। दादी ने फिर दोनों को बताया, जब तक ये सब छोटे थे ना, तब तो इस नाम को सुनकर खुश होते थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए और अगर मैं इन्हें इसके बचपन के नाम से पुकार लूं तो एकदम से चिढ़ जाते थे। और क्या दादी, आप हमें क्या ऐसा नाम से बुलाती हो? अब हम बड़े हो गए हैं, दादी ने एक्टिंग करते हुए कहा। फिर दादी ने बॉक्स में पड़ी हुई और भी कई सारी चीज़ें बाहर दिखाई, जिसे एक चांदी का चमचा भी था जो रणवीर का था। जब पहली बार उसे सह चटाया गया था तो इस चमचे से ही चटाया गया था। और भी कई सारी चीज़ें थी जिन्हें भाई प्रिया बहुत ही एक्साइटमेंट में देख रही थी। तभी वेदांत ने रोना शुरू कर दिया। दादी ने प्रिया से कहा, अरे मेरा बाल गोपाल क्यों रो रहा है? भूखी लगी है? चलो प्रिया, वेदांत को अपनी गोद में ले लो और इसे दूध पिला दो, बहुत देर से यह खेल रहा है, भूखा होगा। प्रिया ने प्यार से वेदांत को अपनी गोद में लिया और फोटो को हाथ में पकड़े हुए कहा, दादी जब ये शाम को आएंगे ना, तो मैं इन्हें इनके बचपन का फोटो दिखाऊंगी, मुझे भी इनका रिएक्शन देखना है। माही ने भी कहा, हाँ प्रिया, मुझे भी देखना है जब मैं रणवीर को उनके बचपन का नाम से पुकारूंगी। क्या उस अस्तव ने कुछ उगला कि उस लड़कियों को उसने कहाँ छुपाया हुआ है? रणवीर ने रुद्र की तरफ देखते हुए पूछा। रुद्र ने डेस्क पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, नहीं यार, एक नंबर का ढीठ है, इतना टॉर्चर किया फिर भी उगलने को तैयार नहीं है। पता नहीं उन लड़कियां को कहाँ छुपाया हुआ है। कभी कभी तो लगता है कि उन तक पहुंचने में कहीं हमें देरी ना हो जाए। वेदांत जो काफी देर से किसी सोच में था, उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें वाकई में उन लड़कियों को विदेश में बेच दिया हो? रणवीर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो सभी लड़कियां अभी भी उसकी कैद में हैं। हो ना हो इस बारे में क्रिस्टी जरूर जानती है, क्योंकि अस्तव का कोई काम ऐसा नहीं है जिसे क्रिस्टी ना जान हो। क्या बोलते हो? वेदांत ने भी पोहे चढ़ाते हुए कहा, सही कह रहे हो तुम, क्रिस्टी जरूर जानती होगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमें कुछ बताएगी। फिर रुद्र ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, पहले तो शायद हमें उससे ये बात निकला भी सकते थे, पर अभी ऑलरेडी वो तुमसे हार गई हुई है, तो अब वो हमें कुछ नहीं बताएगी, ये बात तो भूल ही जाओ। तभी रुद्र और वेदांत दोनों ही अलग ही नजरों से रणवीर को देखने लगे। रणवीर ने जब उन दोनों की अपनी तरफ ऐसे देखा तो वो समझ गया कि वो ऐसा क्यों देख रहे हैं। उसने जल्दी से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बलि का बकरा बनाने की सोचना भी मत, कोई दूसरा रास्ता सोचो। रुद्र वेदांत ने अब अपनी नजरें रणवीर के पैर से हटा ली, जैसे वह भी समझ गई हो कि रणवीर इस काम के लिए कतई तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज की स्टोरी थोड़ी छोटी सी रखते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, किस किस के यहाँ बारिश हो रही है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।